तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 8 अप्रैल 2023 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। वहीं हिंदी तारीख है कृष्णा द्वितीय और महीना चल रहा है वैशाख का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है प्लास्टिक के पोल्यूशन को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मशरूम अक्सर हमारे खान पान को कई गुना बढ़ा देता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब यही मशरूम स्वाद ही नहीं बल्कि पोल्यूशन को भी कम करने का जरिया बन सकता है। अभी हाल ही में हुई एक रिसर्च में इस बात का खुलासा किया गया है कि खास तरह के मशरूम को प्लास्टिक से रिप्लेस किया जा सकता है। तो इसी की वजह से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्लास्टिक के पोल्यूशन से लोगों को राहत मिल सकती है। और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो एक खास तरह के मशरूम को लेकर ये जो बात कही गई है कि ये प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकता है। तो अगर ये बात आने वाले दिनों में 100% सच हो जाती है तो अभी जो सामान प्लास्टिक के जरिए बनाए जाते हैं उन सभी सामानों को एक खास तरह के मशरूम से बनाया जाने लगेगा और इसकी वजह से इंसानियत को और अपने इस धरती को प्लास्टिक के पोल्यूशन से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है CNG और PNG के दाम को लेकर। जानकारी के मुताबिक मुंबई में CNG और PNG दोनों ही सस्ती हो गई हैं। गेल इंडिया की सब्सिडियरी महानगर गैस लिमिटेड ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्षेत्रों में CNG की कीमत में 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कमी की है। वहीं घरेलू पाइप रसोई गैस की कीमत में 5 रुपए प्रति यूनिट तक की कटौती की गई है और ये नए दाम आज 8 अप्रैल से लागू हो गए हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अभी हाल ही में बीते रोज केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था उसकी वजह से अब CNG और PNG के दाम घट गए हैं। फिलहाल तो ये घटे हुए दाम का अपडेट देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई से है। पर दोस्तों अब जब एक जगह दाम घटे हैं तो देश के बाकी हिस्सों में भी CNG और PNG के दाम घटेंगे। दोस्तों हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि PNG ऐसी घरेलू गैस को कहा जाता है जो पाइपलाइन के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाती है। बाकी दोस्तों CNG और PNG के दाम घटने की वजह से कई लोगों को ये उम्मीद लग गई है कि आने वाले दिनों में जो घरेलू गैस सिलेंडर है या फिर जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है 19 किलो वाला वो भी सस्ता हो सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रामभद्राचार्य के एक बड़े बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने बीते शुक्रवार को आगरा में ये बयान दिया है और कहा है कि हिंदुत्व देवो भव और राष्ट्र देवो भव, यानी कि हिंदुत्व को देव मानो और भारत को राष्ट्र मानो। फिर आगे उन्होंने कहा कि विपक्ष इस देश को बेचना चाहता है पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। साथ ही रामभद्राचार्य ने आगे कहा कि जिसे अब भारत में रहना होगा उसको जय श्री राम कहना ही होगा। साथ ही में रामभद्राचार्य ने ये भी कहा कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि वंदे मातरम नहीं कहेंगे, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना ही होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि साईं बाबा भगवान नहीं बल्कि संत हैं। दोस्तों ऐसे ही मुद्दे को लेकर एक और बड़े हिंदू बाबा का बयान आया है जो कि इसके पूरे उलट है। तो देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। जानकारी के मुताबिक रायपुर पहुंचकर ज्योतिष पीठ के प्रमुख शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हम तो राम राज्य की कामना करते हैं। साथ ही फिर उन्होंने आगे कहा कि हिंदू राष्ट्र तो रावण और कंस के पास भी था लेकिन प्रजा परेशान थी, सबसे आदर्श कोई राज्य था तो वो राम राज्य था। साथ ही में उन्होंने राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए संतों को लेकर कहा कि ऐसे संत हिंदू महात्मा नहीं है जो किसी राजनीतिक पार्टी में जाके शामिल हो जाते हैं। एक और बयान देते हुए अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि मदरसों की तरह स्कूल में भी बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने जाना हिंदू धर्म के ही दो बड़े बाबाओं की बात कितनी ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ है। रामभद्राचार्य बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए लेकिन वहीं दूसरी ओर अविमुक्तेश्वरानंद बोलते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि राम राज्य चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो रावण और कंस के पास भी था लेकिन प्रजा यानी कि जनता परेशान थी। उनके मुताबिक सबसे आदर्श अगर कोई राज्य था तो वो था राम राज्य। साथ ही आपको बता दें इन दोनों संतों में एक और बहुत बड़ा फर्क देखने को मिला। अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि अगर कोई संत राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है तो ऐसा संत हिंदू महात्मा नहीं है। हालांकि वहीं दूसरी ओर रामभद्राचार्य ने कहा कि अभी देश में जो विपक्ष पार्टियां हैं वो देश को बेचना चाहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो रामभद्राचार्य ने विपक्ष पार्टियों पर निशाना साधा है और ये बड़ा बयान दिया है। बाकी दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप दोनों संतों में किसका समर्थन करते हैं। दोस्तों आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो को देखने के बाद। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ओवैसी के एक बड़े बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने बीते शुक्रवार को कहा कि कुछ लोग हैदराबाद में नाथूराम गोडसे की तस्वीर लेकर घूम रहे हैं। वो देश का पहला आतंकवादी था। नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मारी थी। लोग उनका फोटो लेकर शहर में घूम रहे हैं और पुलिस चुप बैठी है। बात यह है कि अभी हाल ही में वो एक बयान दे रहे थे, इसी बीच उन्होंने ये बात कही है कि गांधी जी को मारने वाला यानी कि नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हाईकोर्ट के एक बड़े फैसले को लेकर। कहा गया है बाथरूम में नहाना एक निजी काम है, भले ही बाथरूम सार्वजनिक हो या उसमें दरवाजा ना हो, यहाँ तक कि केवल पर्दा ही लगा हुआ हो। कहा गया है ऐसे में अगर कोई व्यक्ति महिला के नहाते समय बाथरूम में झांकता है तो ये धारा 354C के तहत अपराध है। इस मामले में हाईकोर्ट ने एक आरोपी की सजा के खिलाफ अपील खारिज करते हुए ये टिप्पणियां की हैं। फैसला सुनाते समय हाईकोर्ट के जज ने कहा कि बाथरूम में नहा रही महिला ये उम्मीद करती है कि गोपनीयता पर कोई हमला नहीं किया जाएगा, उसे देखा नहीं जा रहा है, लेकिन अंदर झांकने वाले अपराधी के काम को निश्चित रूप से उसकी निजता पे हमला माना जाएगा। साथ ही में हाईकोर्ट ने आगे कहा प्रत्येक व्यक्ति के यौन अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए और किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। आपको बता दें ऐसा करने पर यानी कि महिला को नहाते समय झांक के देखने पर कोर्ट की तरफ से 1 साल के लिए सश्रम कारावास और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सोनू नाम का जो दोषी है यानी कि इस मामले में जो दोषी है उसको 1 साल के ऐसे कारावास की सजा सुनाई
बताई गई है कि उसको 1 साल के दौरान काम भी करना होगा और जुर्माने के तौर पर 20,000 रूपए अलग से चुकाने पड़ेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है प्याज की फसल के मामले में किसानों की बदहाली को लेकर। दोस्तों आपको एक मामला बताते हैं कि बीते 17 फरवरी 2023 की सुबह 8 बजे महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बोर गाँव में रहने वाले 65 साल के किसान राजेंद्र तुकाराम चौहान ने प्याज की 10 बोरियां एक पिकअप वैन में लादी। फिर 70 किलोमीटर दूर सोलापुर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी प्याज मंडी पहुंचे। बताया गया बोरियों में 512 किलो प्याज था। इसका भाव उन्हें 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिला, यानी कि प्रति क्विंटल का 100 रुपए। तो 512 प्याज के बदले किसान को 512 रुपए मिले, लेकिन प्याज को मंडी लाने, ढुलाई व बोरे का खर्च आया 509 रुपए 51 पैसा। सारा हिसाब होने के बाद तुकाराम किसान को घर ले जाने के लिए 2 रुपए 49 पैसे मिले और ये 2 रुपए भी उन्हें चेक के जरिए दिए गए, जिसे कैश करवाने में 306 रुपए और खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे ही एक कहानी है बंडू भांगे नाम के किसान की। बताया गया बीड जिले के दाऊदपुर गाँव में रहने वाले बंडू 1 फरवरी 2023 को 825 किलो प्याज लेकर सोलापुर मंडी पहुंचे थे। भाव का प्याज उन्हें भी 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिला, यानी कि उन्हें कुल 825 किलो प्याज के लिए 825 रुपए दिए गए। हालांकि तुलाई ढुलाई और भाड़ा मिलाकर उनका कुल खर्च आया 826 रुपए। आसान शब्दों में कहें तो इस किसान को 825 किलो प्याज देने के बाद अपनी जेब से 1 रुपए और देना पड़ा। बताया गया ऐसे ही किसानों की कई कहानियां हैं। जानकारी के मुताबिक फरवरी के महीने में जिस समय ऐसा हाल किसानों का हो रहा था, तो ठीक उसी समय मार्केट में प्याज 20 से 30 रुपए किलो मिल रहा था। अगर रेट बढ़ने के इस पूरे गैप को देखा जाए तो सबसे पहले किसान ने 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेचा और कारोबारी ने इसे 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा। लेकिन इसी बीच जब कारोबारी इन्हीं प्याज को आगे बेचने गया तो सबसे पहले दलाल को प्रति किलो के हिसाब से 2.5 रुपए मिले। कारोबारी ने इसी 1 रुपए वाले प्याज को आगे मंडी के लिए 5 से 10 रुपए किलो बेचा। फिर मंडी के बाहर इसकी कीमत, यानी कि जो लोकल बाजार लगते हैं, उसमें 20 रुपए प्रति किलो हो गई। ऐसे ही में फिर जो प्याज दुकानों तक पहुंच गए या ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध हुए तो इनकी कीमत 20 से 30 रुपए प्रति किलो हो गई। सबसे पहले यानी कि किसान के बाद सबसे पहले दलाल ने 2.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कमाए। वहीं फिर पहले कारोबारी ने 4 रुपए से 9 रुपए तक प्रति किलो प्याज के हिसाब से कमाए। फिर जब इसके बाद छोटे कारोबारी मंडी से प्याज को खरीद के लाए तो उन्होंने प्रति किलो प्याज के हिसाब से 15 से 20 रुपए कमाए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा होने लगा है। बताया गया पिछले 24 घंटे में देश भर में 6050 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 14 लोगों की जान चली गई है कोरोना के कारण। वहीं एक्टिव केस का आंकड़ा 28,303 हो गया है। बताया गया इन्हीं मामलों के बढ़ने के बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बीते शुक्रवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ रिव्यू मीटिंग की है। देश के स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से 10 और 11 अप्रैल को सभी अस्पतालों का दौरा कर मॉक ड्रिल कर रिव्यू करने के लिए कहा है। साथ ही में स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि हमने कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है। ऐसे में राज्यों को इमरजेंसी हॉटस्पॉट की पहचान करने, टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने और अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा एक बार फिर से कोरोना से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। दोस्तों इस पूरी बात में जो एक मेन बात है वो ये है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों में इमरजेंसी हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिए कहा है, यानी कि ऐसे गली मोहल्ले या ऐसे इलाके को पहचानने के लिए कहा है जहाँ पे कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, कोरोना काल के दौरान भी कोरोना को रोकने के लिए यही तरीका अपनाया गया था। यानी कि पहले लॉकडाउन के बाद जब दूसरा लॉकडाउन लगने वाला था या जब तीसरा लॉकडाउन लगने वाला था तो उस समय ऐसे इलाकों की पहचान की गई जहाँ पे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में पूरे राज्य में या पूरे जिले में लॉकडाउन न लगाकर ऐसे इलाकों में लॉकडाउन जैसे नियम लागू किए गए जहाँ पे कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ रहे थे। ऐसे में सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि जहाँ पे कोरोना के मामले बढ़ रहे थे वहीं पर पाबंदियां लगी और जहाँ पे कोरोना के मामले कम थे तो वहाँ पर पाबंदियों में राहत दी गई। आसान शब्दों में कहें तो कहने का मतलब ये है कि अगर आने वाले दिनों में भी कोरोना के मामले इसी तरह से बढ़ते रहे तो ऐसे ही हॉटस्पॉट की पहचान करके, यानी कि जहाँ पे कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर कई तरह के प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। और जाहिर बात है ये प्रतिबंध प्रशासन या सरकार इसीलिए लागू करती है ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर। डीजल पे रिटेल मार्जिन 15 महीनों में पहली बार जनवरी मार्च तिमाही में पॉजिटिव हो गया है। ICI सिक्योरिटीज के एक अनुमान के अनुसार डोमेस्टिक प्राइस स्थिर रहने और इंटरनेशनल कीमतों में गिरावट के चलते ऐसा हुआ है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो जो तेल कंपनियां हैं उनको पेट्रोल डीजल बेचने पर अब अच्छा मुनाफा होने लगा है। इसी की वजह से ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। पर दोस्तों वैसे आपको बता दें, ऐसी खबरों को सुनकर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में 1 या 2 दिन पहले ये भी खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो भी तेल के उत्पादक देश हैं, सऊदी अरब या कई और देश, वो आने वाले दिनों में तेल के उत्पादन में कमी कर सकते हैं और इसी की वजह से प्रति बैरल के हिसाब से कच्चा तेल $10 तक महंगा हो सकता है। तो अभी हाल ही में 2 दिन पहले ये भी कहा गया था कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम भयंकर बढ़ सकते हैं। इसी की वजह से मैंने आपसे कहा कि फिलहाल ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन कोई खबर आती है फिर उसी के
अगले दिन पूरा उसके उलट खबर आ जाती है। पेट्रोल डीजल महंगा होगा या फिर आने वाले दिनों में सस्ता होने वाला है। हम खुश तभी होंगे और हम तभी मानेंगे जब वो हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मनीष सिसोदिया की चिट्ठी को लेकर, जो उन्होंने पूरे देश को लिखी है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली शराब नीति केस में आरोपी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीते शुक्रवार को तिहाड़ से देश के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की शिक्षा पे सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा है कि मोदी गर्व से कहते हैं कि गाँव के स्कूल तक ही उनकी शिक्षा हुई है। लोग कंपनी में मैनेजर रखने के लिए पढ़ा लिखा आदमी ढूंढते हैं। क्या देश के सबसे बड़े मैनेजर को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें, मनीष सिसोदिया यानी कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री शराब फ्रॉड केस में सीबीआई और ईडी के केस के आरोपी हैं। वो अभी तिहाड़ में बंद हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गृह मंत्री अमित शाह के एक बड़े बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में गतिरोध के लिए कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जनसभा को उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बजट सत्र में बिना चर्चा के संसद का सत्र समाप्त हुआ हो। साथ ही में उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष के नेताओं ने सदन को चलने नहीं दिया और इसका कारण ये था कि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया, यानी कि राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता थी उसे रद्द कर दिया गया। साथ ही में अमित शाह ने राहुल गांधी को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि मैदान तुम तय कर लो। देश में कहीं भी भाजपा वाले दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, चाहे सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो या कोई और भी हो। जब भी मोदी जी को गाली दी है तो जनता ने इन गालियों के कीचड़ में कमल को और मजबूत करके खिलाया है। साथ ही में अमित शाह ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी को गाली देने वालों का हश्र बुरा हुआ है। राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उनकी सांसदी चली गई है और अब वो केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, जबकि उनकी सांसदी नियम के तहत गई है। इसी नियम के तहत अब तक 17 नेताओं की सदस्यता जा चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 1000 करोड़ के स्टूडियो पर बुलडोजर चलने को लेकर। जानकारी के मुताबिक मुंबई के मड इलाके में समुद्र किनारे बने अवैध स्टूडियो पर बीएमसी ने बीते शुक्रवार सुबह बुलडोजर चला दिया। इस मामले की शिकायत बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये अवैध स्टूडियो पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे और असलम शेख की शाह पर बनाया गया है। आपको बता दें, करीब 5 लाख वर्ग फीट में फैला यह हाईटेक स्टूडियो साल 2021 में बना था। इसे बनाने में करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसमें राम सेतु और आदि पुरुष जैसी कई बड़ी बजट की फिल्में शूट हो चुकी हैं। राम सेतु का बजट 150 करोड़ था, वहीं आदि पुरुष मूवी का बजट 600 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार को लेकर। जानकारी के मुताबिक बिहार में मंगलामुखी थर्ड जेंडर को भी एक जाति मान लिया गया है। जाति आधारित गणना के लिए जातियों की जो सूची जारी हुई है उनमें 214 अन्य जातियों की तरह मंगलामुखी थर्ड जेंडर को भी अलग जाति की कैटेगरी में रखा गया है। आसान शब्दों में कहें तो बिहार में जो जातियों की लिस्ट जारी की गई है तो उसमें जो थर्ड जेंडर है, जो न लड़का होते हैं न लड़की, उनको जेंडर के आधार पर एक अलग जाति मान लिया गया है और उन्हें जाति का कोड नंबर भी दे दिया गया है और ये कोड नंबर है 22। बताया गया सरकार के इस फैसले पर इस समाज के लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि लिंग के आधार पर किसी की जाति का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। हालांकि इस मामले में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि सभी जातियों के नाम दिए गए हैं। मंगलामुखी समाज के लोग चाहे तो अपनी संबंधित जातियां बता सकते हैं, वहीं वो अपनी पसंद के हिसाब से चाहे तो थर्ड जेंडर को भी जाति चुन सकते हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो बिहार में जो जातियों की लिस्ट जारी की गई है उसमें थर्ड जेंडर को एक अलग जाति के तौर पर दर्शाया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पुष्पा 2 मूवी को लेकर। जानकारी के मुताबिक अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा द रूल का टीजर वीडियो रिलीज हो गया है। आज 8 अप्रैल को अल्लू अर्जुन का बर्थडे है। इससे पहले ही मेकर्स ने उनके फैंस को सरप्राइज दिया है। फिल्म का टीजर काफी जबरदस्त लग रहा है। आप यूट्यूब पे सर्च करके पुष्पा 2 मूवी के टीजर को देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है भोजपुरी सिंगर समर सिंह को लेकर। जानकारी के मुताबिक भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में आरोपी सिंगर समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाराणसी पुलिस ने गाजियाबाद के नंदग्राम क्षेत्र से 12वें दिन उसे पकड़ा है। आकांक्षा की मां ने समर सिंह पर बेटी के साथ रिलेशनशिप में धोखा देने का आरोप लगाया था। आपको बता दें, भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने बीते 26 मार्च को एक होटल में आत्महत्या कर ली थी। तो इसी मामले में भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उसके भाई पे यह आरोप है कि उन्होंने आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाया था। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गैंगस्टर को लेकर, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो वीडियो में उठक बैठक कर रहा है। बताया गया गैंगस्टर का नाम काला राणा है और वो लॉरेंस का साथी है, पर अब वो कह रहा है कि बेगुनाहों का मैंने कत्ल किया है, फिरौती वसूली है, मैं गंदा आदमी हूँ, मुझे माफ कर दो, और वो उठक बैठक कर रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम के हाल को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए यानी कि आज 8 अप्रैल के लिए जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के कुछ हिस्सों और केरल में भी 1-2 स्थानों पर आज मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी गुजरात, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर आज हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत में आज मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। आसान शब्दों में कहें तो अभी हमने आपको बारिश को लेकर जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं उनको छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ट्विटर के लोगो को लेकर। जानकारी के मुताबिक एलन मस्क ने ट्विटर का लोगो फिर बदल दिया है। डॉग यानी कि कुत्ते की जगह फिर नीली चिड़िया आ गई है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एलन मस्क ने ट्विटर के वेब वर्जन का लोगो बदलकर एक कुत्ते की तस्वीर लगा दी थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।